आज की कहानी थोड़ी सी, मतलब अगर टीवी पे दिखाते तो कहीं ये लिखना पड़ता कि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, तो ये कहानी भी थोड़ी सी वैसी है। तो बच्चे इसे ना सुने, क्योंकि उससे थोड़ा सा अजीब सी सोच आती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके से ना बताऊँ आपको, जो फैक्ट्स है लेकिन वो सारे आपके सामने रखूँ। बात 2001 की है। अभी महाकुंभ चल रहा है इलाहाबाद में, और ये उसी शहर की कहानी है। 2001 में एक इलाहाबाद से एक अखबार निकलता है आज। ये डेली न्यूज़ दैनिक अखबार है, डेली न्यूज़पेपर है। तो इसके वहाँ पे चीफ रिपोर्टर एक हुआ करते थे जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह। तो 17 दिसंबर की रात अपना काम खत्म करने के बाद कायदे से धीरेन्द्र सिंह को घर पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो घर पहुँचते नहीं हैं। घर वाले इंतज़ार करते हैं, दफ्तर फ़ोन करते हैं, साथियों को फ़ोन करते हैं, बट कोई पता नहीं चलता। मोबाइल स्विच ऑफ। फिर लगता है कि कई बार कई काम के सिलसिले में लोग इधर उधर चले जाते हैं, नहीं बताते हैं। तो घर वालों ने कहा चलो कोई नहीं, अगले दिन लौट आएगा। लेकिन अगले दिन भी कोई ख़बर नहीं। और तमाम जानने वालों से, तमाम दोस्तों से, हर एक जगह से पूछ लिया जाता है। फिर ये लगता है किसी स्पेशल असाइनमेंट पे कोई ख़बर पे निकले हों, तो जो बॉसेज हैं ऑफिस के वो भी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में करीब 24-48 घंटे गुजर जाते हैं, धीरेन्द्र सिंह का कोई पता नहीं चलता। आखिर में थक हार कर धीरेन्द्र सिंह के घर वाले पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, और चूँकि एक छोटे शहरों में जो अखबार और ये सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, इन सब का दबदबा बड़े शहरों के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो एक जर्नलिस्ट के लापता होने की खबर जब पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, फिर अखबारों में भी खबर छप जाती है इस रिपोर्ट के बाद, तो अब पुलिस पे भी प्रेशर पड़ जाता है कि उस जर्नलिस्ट को ढूंढो। और पुलिस फिर छानबीन शुरू कर देती है, थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट करते हुए। जब पुलिस छानबीन करती है, तभी इसी दौरान पता चलता है कि इलाहाबाद के आसपास से ही पिछले कुछ सालों में करीब 15-20 लोग गायब हुए हैं, और कुछ महीनों में 2-4 गायब हुए हैं। वो सारे उन लोगों का जो प्रोफाइल था वो बहुत ख़ास नहीं था, आम लोग थे। तो शायद इसीलिए पुलिस ने भी मेहनत नहीं की उन्हें ढूंढने की, और वो केस ऐसे ही फाइलों में ही पड़ा रहा। लेकिन जब धीरेन्द्र सिंह एक जर्नलिस्ट की तलाश शुरू हुई पुलिस ने की, तब इन केसेस के बारे में भी उसके सामने सारी चीज़ें आईं। तब पुलिस ने यह सोचना शुरू किया कि क्या कहीं इन गुमशुदगियों का धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस तरीके से छानबीन होती रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस की इंक्वायरी लगभग 2-3 दिन तक यूँ ही हर तरफ पूछताछ सब में निकल गया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला ऐसा। कोई ऐसी स्टोरी कर रहे हैं जिस पर धमकी मिली हो, कोई ऐसी दुश्मनी किसी से। सारे एंगल पे पुलिस ने जांच कर ली, कुछ पता नहीं चला। फिर लास्ट में पुलिस ने कहा कि चलो कॉल डिटेल से ही कुछ देखते हैं कि कुछ मिलता है शायद। तो धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगाला गया। जब खंगाला गया तो उसमें एक नंबर ने पुलिस को थोड़ा सा शक दिलाया, और वो ये था कि इसलिए शक दिलाया कि धीरेन्द्र ने अपने मोबाइल से एक लैंडलाइन पे कॉल किया था, और वो लैंडलाइन का जो नंबर था वो इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है वहाँ का था। और उस लैंडलाइन से वापस फिर धीरेन्द्र के मोबाइल पे भी कॉल आया, और इसके बाद फिर वो मोबाइल हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। तो पुलिस ने जब ये लास्ट नंबर देखा, तो वो पुलिस पहुंचती है, उस लैंडलाइन के नंबर का पता निकालती है, और नैनी में उस जगह पहुंचती है। तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये एक फूलन देवी हैं, वहाँ की ग्राम सभा जो चुनाव होते हैं उसकी भी वो मेंबर हैं, और उन्हीं का नंबर है ये। तो पुलिस जाकर पूछताछ करती है धीरेन्द्र सिंह के बारे में। तो फूलन देवी तो सारी कहती है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, लेकिन फूलन देवी की जो पति हैं राम निरंजन, पुलिस से जब पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि हाँ, धीरेन्द्र सिंह को मैं जानता हूँ, मेरी दोस्ती रही है, चूँकि वो अखबार में मीडिया में पत्रकार हैं, और मेरी बीवी चुनाव लड़ती रहती है, तो इस वजह से। लेकिन मेरी आखिरी बात 3-4 दिन पहले हुई थी, उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, और वो कभी कभी फ़ोन कर लेते थे, और इसीलिए उन्होंने उस दिन फ़ोन किया। तो पुलिस को भी पूछताछ के बाद कुछ ऐसी चीज़ पता नहीं चली जिससे वो कुछ शक करते हैं, या तो फूलन देवी पे या उसके पति निरंजन पे। तो पुलिस बैरंग लौट आती है। उसके बाद फिर अपनी तफ्तीश को और तमाम तरफ घुमाती है, लेकिन कोई सबूत, कोई क्लू, कोई जानकारी हाथ नहीं आती। इधर प्रेशर था मीडिया का, पत्रकारों का,
उनका एक चीफ रिपोर्टर गायब, दिन बीतता जा रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। तो पुलिस को लगा कि क्या करें, तो उन्होंने फिर से सारी चीज़ों को कहा कि रिविज़िट करते हैं और सोचते हैं। तो एक अच्छे खासे जो आईओ थे इस केस के, उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सारी चीज़ें पता करनी शुरू की। तो इस चक्कर में उन्होंने धीरेन्द्र के साथ साथ जो हाल में गायब हुए थे जो लोग जिनकी रिपोर्ट दर्ज थी, उनके बारे में जानकारी लेनी शुरू की। तो जब उनकी जानकारी शुरू की तो पता चला कि उसमें से एक जो था उसका नाम कालीचरण श्रीवास्तव था, वो कहीं गार्ड की नौकरी करता था। इसके अलावा एक अशोक और एक संतोष, ये दोनों ड्राइवर और क्लीनर थे। और एक मोइन के बारे में ये था कि ये सम्मोहन शक्ति में बड़ा माहिर था। लेकिन इन चारों का अलग अलग कोई रिश्ता नहीं था। बाकी भी और जो गायब हुए थे उनके बारे में भी छानबीन की, लेकिन कालीचरण या फिर संतोष या फिर अशोक या फिर मोइन, इनकी गुमशुदगी में भी कोई आपस में तार नहीं जोड़ रहा था, न धीरेन्द्र से न इन लोगों से। पर छानबीन में एक चीज़ पता चली कि जो चारों गायब हुए थे ये बड़े ज़हीन दिमाग के थे, चाहे वो ड्राइवर हों, क्लीनर हों, पेंटर हों या फिर सम्मोहन करने की शक्ति हो, तो इनका दिमाग बड़ा तेज़ था। बस ये एक जानकारी थी। इसके बाद पुलिस अपना अंधेरे में तीर मारती रही, कोई जानकारी मिली नहीं। लास्ट में फिर ये है कि घूम फिर के पुलिस को एक चीज़ समझ में नहीं आता था कि आखिरी कॉल उस नैनी के गांव के उस घर में फूलन देवी के और राम निरंजन के क्यों, और वहाँ से कॉल वापस क्यों। अगर दूसरी चीज़ जिसने पुलिस के कान खड़े किए, फिर धीरे धीरे जब दिमाग ठंडा हुआ, सोचना शुरू किया कि जो कॉल किया गया था आखिरी, जो धीरेन्द्र ने किया था, वो रात 11:15 किया था। अब उस नैनी इलाके के जहाँ पे ये इनका घर है, वहाँ पे रात 11:15 का मतलब बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, इसलिए कि वो इलाका है जहाँ लोग 7-8 बजे सो जाते हैं। हर घर की बत्ती जो है वो बंद हो जाती है और लोग जनरली सुबह 4-5-6 बजे उठ जाते हैं। तो अब इस लाइन पे शुरू किया कि आखिर 11:15 फ़ोन करने की ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई, और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी थी तो धीरेन्द्र को अपने घर फ़ोन करना चाहिए था, अपने ऑफिस में अपने बॉसेस को, अपने कुलीग को करना चाहिए था, लेकिन उसने कहीं किसी को कॉल नहीं किया शाम से लेके उस पीरियड में, और 11:15 सिर्फ वहीं किया। पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ है, यहीं सुराग मिलेगा और कहीं से कुछ मिलना नहीं है। तो लास्ट में पुलिस फैसला करती है कि फिर से एक बार उसके घर में जाना है, राम निरंजन के, फूलन देवी के, और पता करना है। उसके बाद ये वहाँ उसके बारे में और जानकारी हासिल करनी है। तो पुलिस की टीम वहाँ जाने से अगले दिन जब जाती है तो अपनी कुछ टीमों को लगा देती है कि राम निरंजन और फूलन देवी की फैमिली के बारे में ज़रा ब्रीफ पता करो, क्या हैं ये लोग। तो पता चला कि राम निरंजन एक ऑर्डिनेंस डिपो में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी वाइफ गांव की पंचायत की चुनाव लड़ी चुकी, लेकिन राम निरंजन में थोड़ी सी एक अजीब सी चीज़ थी। सरकारी नौकरी करता था, ड्राइवर था। उसकी बीवी का नाम फूलन देवी नहीं था पहले। ये फूलन देवी, उस फूलन देवी से कोई लेना देना नहीं है जो चंबल की डकैत हैं, कि बीवी का नाम कुछ और था, बट उसने फूलन देवी रखा नाम। और उसके 2 बेटे थे, और उसने उन दोनों बेटियों के जो नाम रखे हैं उसने भी पुलिस को फिर हैरान किया, कान खड़े किए। एक का नाम रखा अदालत और एक का नाम रखा ज़मानत। ये उसके 2 बेटों के नाम है, अदालत और ज़मानत, और बीवी का नाम फूलन देवी। तो पुलिस को लगा कि ये अजीब सा परिवार है। इसके बाद पुलिस घर पहुंचती है। फूलन देवी उनके बच्चों से बातचीत करती है, पूछताछ करती है अलग से, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद फिर राम निरंजन से पूछताछ करती है। अब जब राम निरंजन से पूछताछ करती है पुलिस, तो वो पहले तो यूं ही सब घुमाता रहता है। उसके बाद अचानक ही पूछताछ में कहता है कि पुलिस के सामने ही फरमाइश करता है कि मैं कुछ बताऊंगा लेकिन आप मुझे नहीं पकड़ोगे। दूसरी चीज़, उससे पहले ये कहता है कि मुझे एक कटोरी में दाल पीनी है। ये पुलिस में रिकॉर्ड में है बाकायदा स्टेटमेंट में। तो पुलिस को लगा कि पता नहीं क्या, चलो इसको दाल पिला देते हैं। बॉस ने कहा नहीं, मुझे पूरे कुकर में दाल बनेगी और कुकर में भरा हुआ पूरा कुकर है, वो पूरी कुकर का दाल मैं अकेले पीऊँगा। खैर, उसकी ये फरमाइश अजीब सी पुलिस पूरी करती है। कटोरी में बैठ के पूरे कुकर का दाल पी जाता है। उसके बाद वो पुलिस वाले से कहता है कि अच्छा, अगर मैं आपको कुछ बता दूं तो गारंटी है कि आप मुझे छोड़ दोगे। पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं, कुछ था नहीं। उन्होंने कहा चलो यही इसको लॉलीपॉप देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बताओ।
तो उसका कहता है कि अच्छा आप मेरे साथ चलो। तो अब नैनी में वो पुलिस की एक टीम को अपने साथ लेकर, जो गांव था उसके बाहर एक थोड़ा सा सुनसान इलाका था, एक खेत था और उस खेत के अंदर एक जगह पे एक कमरा बना हुआ था। वो खेत इसी का था और कायदे से उसको उसने फार्म हाउस का नाम दे रखा था, जहाँ पे वो अपना आता था, रहता था उस एक कमरे में। उसके बाद वो उस कमरे के पास ले जाकर उस खेत में पुलिस वालों को, और ये इसके पास एक गाड़ी थी, जिस अपनी गाड़ी में ये ले गया था, और वहाँ ले जाने के बाद पुलिस की भी गाड़ी साथ थी, एक कमरे के पास जाता है और फिर वहाँ पे वो पुलिस वालों को जो बोलना शुरू करता है तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। वो ले जाके कहता है कि ये जो कमरा बना हुआ है और ये जो जगह है ये राजा कलंदर का है, और राजा कलंदर दुनिया का सबसे तेज़ दिमाग आदमी है, उसके दिमाग के आगे किसी का दिमाग कुछ भी नहीं है, और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और राजा कलंदर जो है वो इसी खेत में, इसी जगह पे अपनी अदालत लगाता है कभी कभी, और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है और यहीं सज़ा भी देता है। ये सुना रहा कहानी, पुलिस वाले सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, अब ये राजा कलंदर कहाँ से आ गया बीच में। मैं तो राम निरंजन के साथ लेकर आया, उनको लगा कि ये कुछ बताएगा, लेकिन वो अब एक कैरेक्टर राजा कलंदर ले आया और बता रहा है कि वो बड़ा ज़हीन इंसान है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, और इसी जगह इसी फार्म हाउस में वो अपनी अदालत लगाता है, यहीं सज़ा सुनाता है, यहीं सज़ा देता भी है। ये कहते कहते वहीं पे एक बोरी पड़ी हुई थी, और वो बोरी के अंदर हाथ डालता है, और बोरी के अंदर से जब वो हाथ निकालता है तो उसमें एक सर था। अब जैसे ही वो देखता है, पुलिस वाले वो मतलब वो हो चुका था कि ये क्या है, एक मतलब नरमुन टाइप। तो उसने बताया कि ये एक श्रीवास्तव जी का है, कोई एक श्रीवास्तव जी थे, और जो पहले श्रीवास्तव जी, एक जो आपको बताया कालीचरण श्रीवास्तव। पुलिस वाले मतलब हक्के बक्के, तब तक वो फिर दूसरी बार हाथ डाल के बाहर निकालता है, पूछते ये क्या है, ये किसका है, तो कहते हैं ये मोइन भाई का है। अब 2 सर 2 खोपड़ी उसके 2 हाथ में। अब जैसे ही वो पुलिस वाले देखे, उनकी तो हालत ख़राब। अब उसने पेड़ की तरफ दिखाया तो कुछ पेड़ में जो खोपड़ी हैं कलर किए हुए वो टंगे हुए थे उसी फार्म हाउस में। अब पुलिस वालों ने जब वो देखा तो और भी जाहिर सी बात है, मैं तो चौंकना शब्द छोटा होगा, लेकिन अब एक एक करके सारी खोपड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ पे। तो पुलिस ने पूछा कि ये सब भैया क्या है, तो उसने कहा ये सब राजा कलंदर ने किया है, राजा कलंदर बड़ा ज़हीन दिमाग इंसान है। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ ये धीरेंद्र सिंह जो जर्नलिस्ट पत्रकार हैं वो कहाँ हैं। तो उसने कहा कि राजा कलंदर ने उसे भी सज़ा सुनाई, और उसे मारने के बाद उसकी जो लाश का कुछ हिस्सा है वो मध्य प्रदेश से लगता हुआ एक रीवा इलाका है वहाँ पे फेंक दिया। तो पुलिस को पहले तो यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता, उसने कहा मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा चलो वो जगह दिखाओ। तो वो पुलिस के साथ उस जगह पे जाता है रीवा के पास, और जहाँ पे बताता है कि वो धड़ पड़ा हुआ है बॉडी अलग अलग हिस्सों में, तो पुलिस को वहाँ से वो मिल जाती है। जब पुलिस को मिल जाती है तब फिर अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ, एक तो धीरेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है, उसका कत्ल हुआ है, और ये भी कि ये जो भी राम निरंजन बोल रहा सब सच है। फिर राम निरंजन से पूछताछ होती है कि तुमने सारी कहानी तो बता दी, अब ये बताओ राजा कलंदर कौन है। तो पहले वो इधर उधर घुमाता है, फिर पुलिस जाहिर सी बात है इतनी सारी खोपड़ी और सारी चीज़ें देख के उसका दिमाग वैसे ही घूम चुका था। फिर सख्ती होती है तो पता चलता है कि राजा कलंदर कुछ और नहीं, उसी के दिमाग का वहम है, असल में राम निरंजन ही राजा कलंदर है। अपने आप को राजा महसूस करने के लिए उसने अपना नाम राजा कलंदर रखा था, निकनेम, वैसे उसका नाम राम निरंजन था। और उसका शुरू से ही जो बर्ताव था, वो जिस तरीके से पला बढ़ा, तो ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ नहीं था, और जब भी इसके सामने कोई ज़हीन दिमाग कोई लगता था कि जैसे घर में ही बोला जाता था कि वो देखो उसका लड़का कितना तेज़ है पढ़ने में, कितना वो है, उसका दिमाग कितना तेज़ है, उसकी नौकरी कितनी अच्छी लगी, ये चीज़ें वो सुनता था। और इसी के बाद फिर उसके दिमाग में ये बैठ गया,
और वो कहीं ना कहीं फिर उसी वजह से उसने अपना नाम राजा कलंदर रखा और उसने कहा कि बस मैं ही राजा हूँ, बाकी सब मेरे आगे कमतर है, सब बेकार हैं। और उसको गुस्सा बहुत आता था। तो एक बार जो पहली बार उसने क्या कि वो कहीं जा रहा था, गाड़ी में एक से लिफ्ट मांगी, लिफ्ट दी नहीं, वो उसी का दूर का जानने वाला कोई, उसने बस गुस्से में उसको मार दिया। मारने के बाद अच्छा, हर एक को ये बुलाता था अपने खेत में, उसी फार्म हाउस में। धीरेंद्र सिंह के बारे में भी जब उसने बताया कि उसने उसको बुलाया और उसके साथ उसका एक साला था वक्षराज, वो दोनों उसने उस दिन दिसंबर का चूँकि महीना था, ठंड थी, तो उसने धीरेंद्र को बताया कि कुछ काम है, कुछ खबर देनी है। आग के पास बैठा दिया, बोला आग सेको जब तक। तो आग सेकने पे ध्यान था, तब तक पीछे से वक्षराज आता है, उसने देसी कट्टे से उसको गोली मारी तो गिर गया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसका सर काटा, सर अलग किया और बाकी की जो बॉडी है ले जाकर फेंक दी और सर वहीं पे अपने पास रखा। तो इसके बाद जब लिफ्ट नहीं दी फिर उसको भी मारा यहाँ लाकर, फिर उसके सर धड़ से अलग किए। धड़ को ये अलग अलग जगहों पे फेंक देता था या फिर उसी खेत में दफना देता था, लेकिन सर को कभी फेंकता नहीं था। ये हर सर के ऊपर बात में, एक तो पहले इसका ये था कि इसने एक किस्सा सुनाया पुलिस वाले को कि एक कायस था, तो उसको ये था उसके दिमाग में कि कायस लोग जो है जात के वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, दिमाग के बड़े तेज़ होते हैं। तो उसने सिर्फ इसलिए कि ये कैसे तेज़ होते हैं दिमाग के, एक कायस को उसने बुला के इसी तरह मारा, उसकी बॉडी सब फेंक दी। उसके बाद उसके सर से वो जो उसका मेन था, सर इसलिए रखता था कि एक तो उसका ब्रेन का जो है वो सूप बनाता था और वो पी जाता था कि इससे मेरा ब्रेन तेज़ होगा। और उसने लगभग ऐसे ही किए सारे के साथ। और उसके बाद जो खोपड़ी होती थी उसको वो कलर कर देता था और उसके ऊपर बाकायदा ना लिखता था, ये कायस्थ की है, ये मुस्लिम की है, ये पंडित की है। जितनी खोपड़ी थी उस पर रिटर्न में सब हिंदी में लिखा हुआ था। और उसके बाद उनको वो उसी फार्म हाउस में वहाँ पे पेड़ पे टांग के रखता था। जब ये सारा खुलासा हुआ, पुलिस के पैरे तले ज़मीन निकल गई। फिर पुलिस ने घर में तलाशी ली तो इसके घर से एक डायरी मिली। उस डायरी में 14 पन्ने भरे हुए थे, बाकी के आगे के खाली थे। और जो 14 पन्ने थे उन हर पन्नों में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, एक नाम लिखा होता था, जाति लिखी होती थी और क्रॉस मार्क होता था। तो उस डायरी में 14 नाम थे और 14 के आगे क्रॉस थे। तो इसका मतलब था कि उसने 14 कत्ल रिकॉर्ड पे किए। जो पहला नाम था वो कालीचरण श्रीवास्तव का था और जो 14वां नाम था वो धीरेंद्र सिंह का था, जो जर्नलिस्ट आज के अखबार के। हालांकि पुलिस से पूछताछ में उसने कहा कि करीब उसने 30 लोगों को मारा है। पुलिस ने उसके कहने पे बहुत जगह पे सारी वो भी की, लेकिन कोई इतने 30 के सबूत मिले नहीं, क्योंकि उसने जो डेट बताया था वो बताया था 92 से 2000 के बीच उसने ये सारे चीज़ों को अंजाम दिया। 2001 में धीरेंद्र सिंह को उसने मारा और धीरेंद्र सिंह को मारने की जो वजह थी वो बाकी 13 से अलग थी। उसने कहा कि कहीं ना कहीं उसे शक हो गया था कि धीरेंद्र सिंह उसकी इस जो किलिंग है उसके बारे में उसे कुछ भनक लग गई है, उसे जानकारी मिल गई है, तो वो उसका भांडा फोड़ कर देगा, अखबार में खबर छाप देगा। इस डर से उसने धीरेंद्र सिंह को अपने रास्ते से हटाया। वरना बाकी के लिए उसका सिंपल यही था कि इन लोगों का दिमाग तेज़ है, इसीलिए जो उसने ड्राइवर और क्लीनर को मारा था उनका दिमाग बहुत तेज़ था। जो मेन को मारा था उसके सम्मोहन की शक्ति से वो बड़ा प्रभावित था कि इसका दिमाग तेज़ है। कालीचरण श्रीवास्तव का दिमाग बहुत तेज़ था, वहाँ के जो आसपास के लोग कहते थे, इसलिए उसने भी शिकार बनाया। तो इस तरीके से बाद में फिर पुलिस ने ऐसे 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया उस डायरी के आधार पर। फिर मुकदमा चला, 2001 में ही चार्जशीट दाखिल की गई और करीब 11 साल तक मुकदमा चलने के बाद निचली अदालत ने 2012 में राजा कलंदर और उसके साले यक्षराज दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि 14 कत्ल के मामले थे, लेकिन उसके बाद और अजीब कत्ल था जो मतलब एक तरह से ये आदमखोर था। अदालत ने बाकायदा अपने जजमेंट में भी है कि आदमखोर था कि कत्ल करने के बाद, और इसने ये भी बताया कि वो जो खोपड़ी थी वो इसलिए रखता था, उसको एक ट्रॉफी की तरह रखता था कि देखो मैंने ये ऐसे ऐसे लोगों को मारा है जिन जिन के दिमाग इतने तेज़ थे, और वो सजा के रखता था और उसने वहीं फार्म हाउस पर रखा हुआ था। वो सारी खोपड़ियाँ बरामद हुई, डायरी मिली और ये सारे जो है,
और शुरू में उसने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बाद में जब मामला कोर्ट में गया तब उसने कहा कि नहीं मैंने कोई कत्ल नहीं किया, और आखिर तक वो मना करता रहा। लेकिन शुरुआत में उसने अपना पूरा कन्फेशन जो था उसका, बल्कि वो तो 20-30 कह रहा था। लेकिन खैर अदालत ने बाकी तमाम सबूत और इन चीज़ों को रखते हुए आखिरकार 2012 में इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और ये आज भी दोनों जेल में हैं और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। सीरियल किलिंग की कहानी बहुत सारी ऐसी है, लेकिन ये इसलिए डिफरेंट है कि ये पुलिस के भी हिसाब से, अदालत के भी हिसाब से बेवजह कत्ल करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, इसके लिए कोई वजह, कोई दुश्मनी कुछ नहीं थी। ये सिर्फ अपनी दिमागी फितूर के लिए कि मेरा दिमाग तेज़ हो और मैं वाकई राजा कलंदर की तरह राजा बनूं, बहुत शक्तिमान बनूं, और मेरी बुद्धि, मेरे दिमाग के लोग कायल हों और उसके आगे कोई टिक ना पाए, सिर्फ इसलिए लोगों का कत्ल करता था और उनके फिर ब्रेन का सूप बनाकर सुबह सुबह पीता था और उनके सर को जो है वो ट्रॉफी की तरह अपने फार्म हाउस में रखता था। ये थी कहानी राजा कलंदर उर्फ राम निरंजन की। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल दीपक तो सर दिव्यांशु राज जी पूछ रहे हैं, अगर वो सर लटका देता था तो किसी को खेत में सर दिखता नहीं था क्या? उसकी फैमिली को इसके बारे में पता था? इसमें एक चीज़ और थी कि जब वो जो खोपड़ी लटकाता था तो वो फ़ौरन ताज़ा नहीं, जैसे आप देखेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर बाहर में आजकल जैसे महाकुंभ ही चल रहा है प्रयागराज में, तो बहुत सारे इस तरह के नरकंकाल रखते हैं तो असली और नकली का पता नहीं चलता। तो ये उस तरीके से, और उसको एक तो पेंट कर देता था वो अलग अलग कलर में, ग्रीन, ब्लू, वाइट, रेड, इस तरीके से, तो वो पता। दूसरा वहाँ पे आम लोग कोई मिलने जुलने जाता नहीं था, और वो पेड़ों में ऐसा उसने रखा हुआ था कि वो आप वहाँ पे कोई जाए ध्यान से देखे तो पता चले, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो कभी कोई गया नहीं, किसी ने देखा नहीं, और घर वालों को इसकी भनक नहीं थी। मतलब इस पूरे मामले में उसकी वाइफ जो है फूलन देवी और दोनों बच्चे, उनको किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, बाद में फिर उसकी बीवी ने भी एक बयान दिया था कि थोड़ी सी उसके दिमागी उसको लेकर उसे भी होता था कि अब एक अच्छी खासी बीवी का नाम उसको बदल के उसने फूलन देवी किया। 2 बेटे पैदा हुए तो एक का नाम अदालत और एक का ज़मानत, वो इसलिए कि वो ख़ुद को राजा मानता था और उसका ये था कि अदालत भी उसकी ज़मानत भी वो देगा, सज़ा भी वो देगा, सुनवाई भी वो करेगी, ये उसकी पूरी सोच थी। सर फ़हीम मंसूरी जी का सवाल है और कई लोगों का सवाल है कि सम्मोहन शक्ति को आप थोड़े से आसान शब्दों में बता सकें तो क्या चीज़ है? असल में मतलब ये कहते हैं कि किसी को अपने बस में कर लेने की बात होती है, वो आँखों के ज़रिए कुछ ऐसा होता है, लेकिन मुझे डिटेल में बहुत इसकी जानकारी नहीं है। इसको हिप्नोटाइज कहते हैं शायद, हिप्नोटाइज कर देना। हाँ, हिप्नोटाइज कर देना। ऐसे कुछ गैंग दिल्ली में हैं, और मुझे मतलब यकीन नहीं होता, लेकिन इतनी सारी क्राइम हो चुकी कि ऐसा गैंग काम कर रहा था कि एक बूढ़ी औरत जा रही है और अचानक एक सामने से लड़का आया और उसने नमस्ते किया और उसने कहा कि ये आप सब मुझे उतार के दे दीजिए, और उस औरत ने सब कुछ उतार के दे दिया और उसको कोई एहसास नहीं, और वो लेके चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर अचानक वो होश में आती हैं, मतलब चलते ही ये होश गुम है, और फिर कहती हैं कि ये क्या हो गया, मैंने तो किसी को दे दिया। तो ये एक तरह का सम्मोहन है, और शायद ये कहीं मतलब एग्जिस्ट भी करता है साइंस में भी। लेकिन ऐसा एक गैंग दिल्ली में अभी हाल में, मतलब लास्ट ईयर 2018 की और 17 की बात बता रहा हूँ, काफ़ी एक्टिव था, और उसने कई ऐसे विक्टिम आए जिन्होंने पुलिस को बयान दिया कि एक घर में आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मुझसे पानी मांगा, उसके बाद अचानक कहता है ये चीज़ें आप दे दीजिए, और वो दे दिया। और ये बाकायदा उनके कैमरे पर रिकॉर्ड इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा हमें कुछ एहसास ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो मतलब ऐसी चीज़ें शायद होती हैं।